समझ दे रहे हैं, क्योंकि आज देश में धर्म पर आधारित चीज़ें हो गई हैं। धर्म मानना सबका अपना एक अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में है। लेकिन देश का उत्थान वहाँ के नागरिकों से होता है। नागरिकों का उत्थान कैसे होगा, यही सबको समझाना, एजुकेशन का महत्व बताना, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व बताना, यही जागरूकता, यही हम लोग कर रहे हैं। मैंने देखा आपकी तस्वीरें, आप बोध गया भी गए थे, उस आंदोलन में शामिल भी हुए थे। इसके बाद ये भी कहा था कि इस आंदोलन को हम और लंबा करेंगे। क्या है, उस बोध गया को लेकर कुछ प्लानिंग है? देखिए, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। बोध गया को लेकर प्लानिंग है। जल्दी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं वहाँ, माँ बोधि बुद्ध विहार जो है उसको मुक्त कराने के लिए। 1949 का वहाँ एक एक्ट आज भी लागू है, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है देश में संविधान आ गया था। पुराने सब एक्ट खत्म हो गए थे, लेकिन आज भी वो वहाँ चल रहा है। मकसद और क्या है आगामी रणनीति? देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और 19 से 20 प्रदेशों के लोग आए थे। 24 से 25 प्रदेशों में हमारा संगठन है। 3-4 प्रदेश के लोग इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो दूरी काफ़ी बैठती है, जैसे केरल, तमिलनाडु। देखिए, उद्देश्य एक साफ था कि जो इक्वलिटी की लड़ाई है उसको कैसे लड़ा जाए, संगठन को और मजबूत जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो इसलिए ही सबको बुलाया गया था कि वो अपना कैडर जो है वो गांव-गांव तक लेकर के जाएं। गांव-गांव में बीमारी पाठशालाओं को खोला जाए, जिससे कि लोगों की सामाजिक चेतना बढ़े, जिससे कि समाज में जो है ना शिक्षा के प्रति जागरूकता तैयार हो। और भी संगठन के जो इंटरनल मुद्दे रहे हैं उन सभी पर आज चर्चा हुई है और बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के लोग थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, और सभी ने आज उन्हें संकल्प भी लिया है कि जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर है, इस माहौल के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कैडर को घर घर तक, यानी कि झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया है। तो ये 18-19 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यकारिणी के लोग थे, किस तरह? 19 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी क्योंकि लोकतंत्र पर आधारित है, तो लगभग 15 से 16 प्रदेशों में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग रहते हैं। 16 प्रदेश के लोग फिलहाल भीम आर्मी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हाँ, वो लोग थे। ये बड़ी बात है। तो आगामी रणनीति क्या बनी, क्या है प्लानिंग आगे की, किस तरीके से इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। फिलहाल किसी जातीय धर्म को नहीं बचाना, इस देश को बचाना है, व्यवस्था को बचाना है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, और उसके लिए सिर्फ एक ही हथियार है, जागरूकता। और अम्बेडकर वादियों का पहले से ये इतना मजबूत हथियार रहा है कि जब जब जागरूकता की तो डॉक्टर काशीराम साहब ने कई बार सरकार बना दी। जागरूकता रही तो दलित पैंथर ने उठा करके इतिहास बदल देने का काम किया। जागरूकता रही तो भीम आर्मी ने न जाने कितनी पाठशालाएं खोल गई, कितने लोगों को न्याय दिला दिया। जागरूकता रही तो भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता जो एक निम्न परिवार से आते हैं, वो जीत करके लोकसभा चले गए। तो सबसे मेन काम है जागरूकता। भीम आर्मी जन जन तक जागरूकता पहुंचाने का काम कर रही है। उनको उनके राइट्स, उनको कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है और क्यों लड़ना है, इस बात की जानकारी दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। क्योंकि आज देश में धर्म पर आधारित चीज़ें हो गई हैं। धर्म मानना सबका अपना एक अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में है। लेकिन देश का उत्थान वहाँ के नागरिकों से होता है। नागरिकों का उत्थान कैसे होगा, यही सबको समझाना, एजुकेशन का महत्व बताना, कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व बताना, यही जागरूकता, यही हम लोग कर रहे हैं। मैंने देखा आपकी तस्वीरें, आप बोध गया भी गए थे, उस आंदोलन में शामिल भी हुए थे। इसके बाद ये भी कहा था कि इस आंदोलन को हम और लंबा करेंगे। क्या है, उस बोध गया को लेकर कुछ प्लानिंग है? देखिए, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। बोध गया को लेकर प्लानिंग है। जल्दी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं वहाँ, माँ बोधि बुद्ध विहार जो है उसको मुक्त कराने के लिए। 1949 का वहाँ एक एक्ट आज भी लागू है, जबकि 26 जनवरी 1950 को जो है देश में संविधान आ गया था। पुराने सब एक्ट खत्म हो गए थे, लेकिन आज भी वो वहाँ चल रहा है। देखिए, बौद्ध स्थल जो है बुद्धिस्टों का है और वो 100% बुद्धिस्टों का हाथ में रहना चाहिए। भाई जैसे इस्लाम धर्म के लोग जो है मस्जिद मदरसे उनके अंडर में रहते हैं, और हिंदू धर्म के लोग तो नहीं कहूँगा, हाँ जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं सारे मंदिर मठ उनके अंडर का टैगिंग है, ठीक। तो वो चीज़ें उन्हीं के अंडर रहनी चाहिए। उसका बड़ा आंदोलन चल रहा है, ठीक। तो भीम आर्मी भी क्योंकि एक अपने में मजबूत संगठन है, अम्बेडकराइट संगठन है, बुद्ध का संगठन है, और पूरे देश के साथ साथ विदेशों तक की निगाहें भीम आर्मी पर है। उनकी उम्मीदें हैं हम लोगों से कि हम लोग इस आंदोलन में बड़ी मजबूती से आगे और बढ़ेंगे। तो उसकी भी प्लान तैयार किया गया कि हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे और कैसे कैसे चलेंगे। जब आरएसएस की बात होती है आजकल, मैं देखता हूं तमाम सामाजिक संदर्भों में, तो लोग भीम आर्मी की चर्चा करते हैं कि जैसे बीजेपी को बढ़ाने में आरएसएस का हाथ था, वैसी भीम आर्मी के सपोर्ट से आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है।
लेकिन एक दूसरी बात भी आती है कि कई जगह कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है, ये जिले स्तर पर। इसके लिए भी कुछ प्रयास हो रहे हैं या इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स हैं क्या आपके पास? देखिए, पहले तो मैं भीम आर्मी और आरएसएस से बता दूं, आरएसएस इस देश का वो संगठन है जो माफ़ी वीरों के नाम से विख्यात है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। उससे पहले शायद उन्होंने मुगलों से माफ़ी मांगी होगी, आज वो कुछ भी कहें। और हम उस वंशावली के लोग हैं। अंग्रेजों ने उन्हें लड़ने का अधिकार दिया कि आप लड़े, उसके बावजूद भी वो यहाँ के उस मनवादी व्यवस्था के लोगों को पा जाते और कहते हैं उनकी तरफ से लड़ना नहीं चाहते, और सिर्फ लड़े किस लिए कि गले से आंडी पीछे झाड़ू हटा दी जाए। लेकिन जब बात देश की आई और अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें सुभाष चंद्र बोस के साथ लड़ना है, आजाद हिंद फौज के साथ लड़ना है, तो वो अंग्रेजों को छोड़कर अपने देश के लोगों के साथ खड़े हो गए थे। हम तो उस वंशावली के लोग हैं, ठीक। तो आरएसएस से हमारा क्या मुकाबला, वो कभी हो नहीं सकता। इस तौर पे करते हैं कि एक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और इधर एक पार्टी को बैकअप दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारा आंदोलन ये हजारों साल पुराना है, ये आज का नया आंदोलन नहीं है, ठीक। और राजनीतिक सत्ता जो है वो भी हमारी बहुत पुरानी विरासत रही है। सम्राट अशोक की विरासत, चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत, बिंबिसार की विरासत, ये रही है। आपका दूसरा सवाल जो है संगठन है, देखिए संगठन धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पार्टी भी धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होती है, जैसे एक टोकरा होता है, उसके अंदर बर्तन होते खनकते हैं, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट को कुछ नहीं है। ये जो नई लीडरशिप जो खड़ी हो रही है, इसको कैडर देने में समय लग रहा है। जो लोग कैडर लिए हुए कैडर लोग हैं वो चीज़ को समझ रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से हम लोग लगातार 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवा को तैयार कर रहे हैं। और ये भी हमें तो ये सिद्धांत भी हमारे पास जो है वो शहीद आजम भगत सिंह से आया, अशफाक उल्लाह खां से आया, करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, उन लोगों से आया। देखिएगा, ये जो आज बच्चे तैयार हो रहे हैं, कल आने वाले 10 साल के अंदर आपको एक किसी मजदूर का बेटा, किसी रिक्शा चलाने वाले का बेटा, किसान का बेटा आपको विधानसभा लोकसभा में बैठे दिखेंगे, बीमार भी ओर से देखिएगा आप। तो यही काम कर रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। हालांकि पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन चूंकि राजनीति से कुछ भी अछूता नहीं है भाई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि राजनीति से सब कुछ नहीं होता, लेकिन राजनीति से काफ़ी कुछ होता है। जिसका सत्ता उसी का धर्म भी मान लिया जाता है। भाई सम्राट अशोक थे तो बौद्ध धर्म था, और आज जिस तरह की सत्ताएं हैं तो वो उस तरह की उनका धर्म का अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो 2027 को लेकर के भी भीम आर्मी की क्या कुछ प्लानिंग है? किस तरीके से पार्टी को मजबूती दे देंगे, पीछे से बैकअप देंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, गुरु रविदास जी का एक दोहा है कि चाहूँ ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग बस रैदास रहे प्रसन्न। वो अपने दोहे में इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करो जहाँ गैर बराबरी ना हो, विषमताएं ना हो, जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, भेदभाव कुछ ना हो, रोटी कपड़े मकान की कोई परेशानी ना हो, ठीक। मैंने जैसे बताया, हम जिस वंशावली के लोग हैं, हम बुद्ध की वंशावली के लोग हैं, हम अम्बेडकर की वंशावली के लोग हैं, रैदास, नानक, कबीर की वंशावली के लोग हैं, तो हमारा जो काम है, जो हमारे पुरखों ने कहा है कि इस प्रकार का राज स्थापित कर देना, और जब आप इस प्रकार का राज स्थापित कर दोगे तभी समाज में चिंतक बढ़ेंगे, तभी समाज में समन्वय बढ़ेगा, ये होगा। और अगर यही राजनीति है तो भीम आर्मी इस राजनीति को बड़ी मजबूती से करना चाहती है और कर रही है। आपने देखा होगा हमारे नेता जो भीम आर्मी से जीत कर गए हैं, वो संसद में जाकर ऐसा कोई दिन नहीं होता है वो गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित की ऐसी कोई आवाज़ जो देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ ना उठाते हैं। यानी कि कैडराइज व्यक्ति चुन करके पहुंचा तो वो कैडर की बातें कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, वो ना कभी जात की बात करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं, वो वहाँ मानवता की बात करते हैं। बुद्ध मानवता सिखाते हैं, रैदास, नानक, कबीर सब मानवता सिखाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर मानवता बता के गए हैं, ठीक है। तो ना हिंदू बनो ना मुसलमान हो, ना सबसे पहले बनना तो इंसान बन जाओ। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ज़्यादा देश के लिए और मानवता के हित के लिए भी बेटर है। इस बात से एक बात समझ में आती है कि संगठन की भूमिका तो है, अगर कैडराइज व्यक्ति चुन करके जाता है विधानसभा या संसद में तो वो उसका अलग रूप दिखता है और जनता के काम में आता है। देखिए, संसद जो है ना वो लोगों की समस्याओं के लिए बनी है, ना कि आनंद लेने के लिए। आज की राजनीति वंश पर आधारित और धन पर आधारित हो गई है, ठीक। और हम इस वंशानुगत राजनीति को और इस पर धन पर आधारित, पूंजी पर आधारित राजनीति को इसे जल्दी तोड़ देंगे, ठीक है। काम पर आधारित राजनीति जो लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। भाई पार्लियामेंट है किस लिए? भारत की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक। अगर पार्लियामेंट में वही काम नहीं होंगे, आज पार्लियामेंट है किस लिए? पार्लियामेंट है भारत के लोगों की समस्याओं को बढ़ाने के लिए। वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड जो इन्होंने बनाया है, समस्या बढ़ा दी। पहले नोटबंदी हुई थी, समस्या बढ़ा दी। जीएसटी लगाई, समस्या बढ़ा दी, ठीक। ऐसे तमाम अगर आप देखेंगे ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी माननीय मोदी जी के मित्र अमेरिका वालों ने एक टैक्स है एक प्रकार का, वो उन्होंने लगा दिया है। तो ये क्या है कि आज के समय में वहाँ समस्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो हमारा प्रयास रहेगा आने वाले कुछ सालों में वहाँ समस्याओं पर बात हो, समस्याओं को बढ़ाने पर बात ना हो।
एक अंतिम सवाल, एक और आरोप अमूमन लगाया जाता है कि भीम आर्मी के लोग एग्रेसिव बहुत हैं, उनके अंदर एग्रेशन बहुत है और अनुशासन की कमी है। इसको किस तौर पे देखें? देखिए, मैं आपको भीम आर्मी में छोटा सा कैडर समझाता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद खुद पोस्ट ग्रेजुएट, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट, हमारा यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष PhD गोल्ड मेडलिस्ट, नहीं क्या सॉरी उत्तर प्रदेश के PhD गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे दिल्ली के प्रदेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लॉ। ठीक, मैं अगर आपको ऐसी लिस्ट गिनवाना शुरू करूँ ना तो आप ये देखेंगे कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, इंजीनियर्स, ये जो है ना, ये हमारी कमेटी के लोग हैं, ये हमारे पदाधिकारी हैं, और ये सिर्फ ऊपर ही नहीं नीचे तक हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग संविधान को लेकर चलते हो, संविधान की बात करते हो, जो IPC धाराएं जानते हो, क्या वो दंगा करेंगे? ये एक रूमर है, फैलाया जाता है कि जब, इसीलिए पूछा है। जब आप न्याय के लिए लड़ते हैं ना, आपके साथ कोई घटना घटित हुई, आपको कहीं न्याय नहीं मिला, आप यहाँ गए वहाँ गए, राजनीति ताकत लगी हुई है, आपको न्याय ना मिले, आप भीम आर्मी के पास जाते हैं। भीम आर्मी जब न्याय मांगने जाती है तो प्रशासन को भी, और जो आका है, जो नेता है यहाँ पर, जो परिषद है, उनके पेट में दर्द होता है, तो उनके पास सिर्फ एक चारा बचता है कि वो भीम आर्मी पर लाठीचार्ज करें और कहें कि भीम आर्मी अग्रेसिव है, वरना पूरे देश में आज तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं हुआ ना भीम आर्मी खुद अग्रेसिव हुई हो। ठीक, बहुत हम अनुशासित लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, और वो इसी कारण से हमसे डरते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो विनय रतन जी को आपने सुना। एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि कैडर के बिना कोई भी दल, कोई भी संगठन नहीं चल सकता, और कैडराइज व्यक्ति जब चुन करके कहीं भी पहुंचता है, नेता बनता है, नेतृत्व करता है,